हाँ जी, गुड इवनिंग। दे देंगे। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? कितनी हो गई? सुनाओगे थोड़ा? आज टेस्ट हुआ किस सब्जेक्ट का? राजस्थान जीके का। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव सबसे सरल होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ तो लिख ही लेता है। हाँ? टाइम कम था, कैसे? 1:45 दिया। 15 मिनट टाइम और होता तो फाड़ देते। 1:45 से कितने बजे तक था? 2:15 बजे से। अच्छा, 1 घंटे 45 मिनट टाइम मिला। 2:15 से 4, फिर 4 से 5 क्लास थी इकोनॉमी की, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग वाली क्लास थी। चलो कोई नहीं, अगली बार 15 मिनट ज्यादा दिलवा देंगे। क्वेश्चन कितने थे? 26, छोटे बड़े सारे मिला के 26 सवाल केवल। भाई बड़े वाले सवाल कितने थे? 3 बड़े वाले, और ये 50 शब्दों वाले 8। और ये मेरे को देखा तो ये पेपर तेरे पास कैसे है? एक्स्ट्रा पेपर कैसे है? घर जाके प्रैक्टिस करेगा। पंद्रह छोटे वाले और 8 ही बीच वाले और 3 बड़े वाले। 20, 16 और 8 आते थे। 7, 5। चलो कोई नहीं, पढ़ो अपने आगे। ये दे दे स्कूल प्रैक्टिस करना घर जाके। बताओ, देखे कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? काननचार का मतलब क्या होता है? मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मुख्य व्यवसाय कौन सा करते हैं? अपराध करने से पहले देवताओं से। उस आशीर्वाद को क्या कहते हैं? कंजरों की कुल देवी कौन सी है? और कौन कौन से देवता? चौथ माता, रक्त धंजी माता, और इनके घर में पीछे की तरफ खिड़की रखना। हाकिम राजा का प्याला पीने के बाद मरणासन व्यक्ति के मुंह में मोर का मांस, और मरने के बाद व्यक्ति को मुखिया क्या कहते हैं? महिलाएं कौन सा डांस करती है? और चक्री डांस में कौन से कपड़े पहनती है? पुरुष कौन सा डांस करते हैं? ये किसकी याद में किया जाता है? बीरा और झालापाव के बीच में युद्ध किया। कथौड़ी मूल रूप से कहां की जनजाति? खेर के पेड़ से, इसलिए क्या कहलाते हैं? अब मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ये कैसी जनजाति है? कितने परिवार बचे? राजस्थान सरकार मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। देवताओं के नाम बताओ देखे। डूंगर देव, गाम देव, वाद्य देव, भारी माता, और मुखिया क्या कहते हैं? नायक। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। इसका थोड़ी दूध तो क्या पीते हैं? महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती है। और किसका मांस खाते हैं? और महिलाएं गहने तो क्या करती है? टैटू बनवाती है। अच्छा, डांस बताओ देखिए, महिलाओं का डांस होली। महिलाओं का डांस कब किया जाता है? क्या बनाती है? कौन से कपड़े पहनती है? वाद्य यंत्र बताओ देखिए। ढोलक, बांसुरी, दहारिया और पावरी। और कौन सा है? पाव। और पुरुषों द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? कब किया जाता है? नवरात्रि के दिनों। कौन से वाद्य यंत्र? ढोलक, बांसुरी, टापरा और बांसुरी। डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहां पे रहती है? सिमलवाड़ा पंचायत समिति। कहां पे? डूंगरपुर के अंदर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित, बल्कि क्या करते हैं?
इनकी भाषा पे किसका प्रभाव है? पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? होली के कार्यक्रम को, मुखिया को, और छला बाबूजी का मेला, और ग्यारस की रेवड़ी का मेला। सांसी जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती है? इस जनजाति में कितने वर्ग होते हैं? कौन कौन से? बीजा और माला। बाखर बाबूजी कसम खा के सांसी, बाखर बाबूजी कसम लेते समय एक हाथ में, दूसरे हाथ में कौन सी माता जी की पूजा करते हैं? शादी के टाइम महिलाओं की रस्म कौन सी है? कुकड़ी। कौन सी रस्म है? सहरिया शब्द किससे बना है? शहर का मतलब क्या होता है? जंगल। और ये मुख्यतः कहां पे रहती है जनजाति? बारह में कहां पे? किशनगंज और साहबा। इस जनजाति में मुख्य कितने स्त्री पंचायत समिति होती है? 3। तो कौन कौन सी? पंचताई, एक दसिया, और जो 84 गांव की पंचायत होती है वो कहाँ होती है? वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीता। वाल्मीकि को क्या मानते हैं? और कौन कौन से देवताओं की पूजा करते हैं? तेजा जी और बैरून जी। और कुलदेवी कौन सी है? इतना ही पढ़ा था शायद, आगे पढ़े तो इसी में पढ़ते हैं आगे थोड़ा। सहरिया में सुनना, देखो दीपावली पर एक गीत गाते हैं, वो गीत है हीड़। कौन सा गीत है? वर्षा ऋतु में गीत गाते हैं, उन गीत के नाम है आला और लहंगी। क्या क्या नाम है? आला और लहंगी। होली पे होली खेलते हैं लठ मार। कौन सी होली खेलते हैं? लठ मारते हैं एक दूसरे को, इसलिए होली का नाम क्या हो गया? मकर संक्रांति पे लकड़ी के डंडे लेके एक गेम खेलते हैं, उसको बोलते हैं लेंगी। क्या बोलते हैं? दीपावली पे कौन से गीत गाते हैं? वर्षा ऋतु में कौन से गाते हैं? होली पे कौन सी होली? मकर संक्रांति पे किससे खेला जाता है? लकड़ी। लिखो, दीपावली के समय हीड़ नामक गीत गाते हैं। दे सिंग हीड़ सॉन्ग्स ऑन दीपावली। दीपावली के समय हीड़ नामक गीत गाते हैं। दे सिंग हीड़ सॉन्ग्स ऑन दीपावली। दीपावली के समय हीड़ नामक गीत गाते हैं। दे सिंग हीड़ सॉन्ग्स ऑन दीपावली। दीपावली के समय हीड़ नामक गीत गाते हैं। लिखो, वर्षा ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन। वर्षा ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन, आल्हा तथा लहंगी गीत गाए जाते हैं। Songs named आला एंड लहंगी आर संग। आला व लहंगी गीत गाए जाते हैं। Songs named आला एंड लहंगी आर संग। आला व लहंगी गीत गाए जाते हैं। Songs named आला एंड लहंगी आर संग। नीचे लिखो, लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली। लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली। लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली। आगे लिखो, मकर संक्रांति के समय और मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के समय और मकर संक्रांति लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। अब सुनना, देखो गांव विलेज जो होता है उसको बोलते हैं शहरोल। क्या बोलते हैं? कॉलोनी हो छोटी तो उसको बोलते हैं शहराना। क्या कहते हैं? सारे गांव वाले मिलके एक अच्छा सा कम्युनिटी सेंटर बना लेते हैं। कम्युनिटी सेंटर समझ गए? पूरे गांव का एक ही सामुदायिक केंद्र, ये अच्छा सा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बंगला। क्या बोलते हैं? वहां पे बैठ के गॉसिप करते हैं, इसलिए बोलते हैं हताई। क्या कहते हैं? हताई, समझ गए ना? या इसको बोलते हैं डालिया अपनी भाषा में। और क्या कहते हैं इसको? तो क्या क्या नाम हुए कम्युनिटी सेंटर के, बताओ। देखिए, बंगला, हताइया,
जंगलों में रहते हैं तो पेड़ों पर घर बना लेते हैं, ट्री हाउसेस, पेड़ों पर घर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं गोपना। क्या कहते हैं? या कहते हैं टोपा, पर टोपी की तरह ऊपर लटक गए। या कहते हैं कोरुआ। क्या कहते हैं? क्या क्या नाम हुए बताओ देखिए। गोपना, टोपा या कोरुआ। किसको? जो मुखिया होता है, मुखिया समझ गए, हेड या चीफ जो होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? अब वापस बताओ देखे मेरे एक बार। विलेज को क्या कहते हैं? कॉलोनी को, कम्युनिटी सेंटर को, और ट्री हाउसेज जो बनाते हैं उनको, और हेड या चीफ होता है उसको उतार लो। बस्ती, कॉलोनी, कॉलोनी। गांव थोड़ा बड़ा हो गया, बस्ती थोड़ी छोटी हो गई ना। कम्युनिटी सेंटर और ट्री हाउसेस और हेड या चीफ। उतार लिया। विलेज को क्या कहते हैं? कॉलोनी को, कम्युनिटी सेंटर को बंगला, अतैया, ढालिया। ट्री हाउसेज और हेड या चीफ जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोतवाल। क्या कहते हैं? वो थोड़ी सी बात है। और महिलाएं गोदना गुदवाती है, पुरुष नहीं करवा सकते। लिखो, महिलाएं गोदना गुदवाती है। विमेन गेट एनग्रेव टैटूज, विमेन गेट एनग्रेव टैटूज। महिलाएं गोदना गुदवाती है, लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते, बट मैन कांट। लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते, बट मैन कांट। लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते, बट मैन कांट। महिलाएं घर में घूंघट रखती है, घर से बाहर नहीं रखती। देखो, महिलाएं घर में घूंघट रखती है। विमेन कीप घूंघट इन होम या हाउस। महिलाएं घर में घूंघट रखती है। विमेन कीप घूंघट इन हाउस, लेकिन घर से बाहर नहीं रखती। बट डोंट कीप आउटसाइड, लेकिन घर से बाहर नहीं रखती। विमेन कीप घूंघट इन हाउस बट डोंट कीप आउटसाइड, लेकिन घर से बाहर नहीं रखते। इसमें हंसी क्यों आई आपको इस बात पे? हाँ, सारी महिलाएं ऐसे ही करती है। सारी महिलाएं घर में ही रखती है, घर से बाहर कोई नहीं रखती। मम्मी को लाओ देखे जयपुर, मम्मी को घुमाओ कभी WTP है, लेके जाओ कभी GT, और फिर आपकी मम्मी घूंघट कर ले तो मुझे कह देना है लाइन उल्टी है। सारी महिलाएं घर में ही घूंघट रखती है, घर से बाहर कोई महिला घूंघट। अपने क्या, गांव अपने आप में एक बड़ा घर होता है, इसलिए महिलाएं गांव गांव के अंदर घूंघट कर लेती है। क्योंकि भाई आप थोड़ा, भाई घूंघट किससे रखे जाते हैं? ससुर जी से, जेठ जी से, इनसे तो रखे जाते हैं, बड़ों से। अब गांव में क्या, पड़ोस वाला घर अपने ताऊ जी का है तो बाहर निकलते घूंघट रखना पड़ेगा। चाचा जी के साथ दादाजी रहते हैं, चाचा जी घर अगला है तो वहां भी घूंघट रखना पड़ेगा। वरना गांव वाली महिलाएं जैसे गांव की सीमा क्रॉस करती है ना, लुगड़ा यहां आता है घूंघट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो सारी महिलाएं घर में ही घूंघट रखती है, घर से बाहर घूंघट ही। तो मेरे तो कभी ये भी नहीं समझ में आता कि लाइन लिख क्यों रखी है, किताबों में लिख रखी है, अपने पढ़ते हो रहे, सामान्य बात है। गांव वास्तव में एक बड़ा घर है। गांव क्या होता है? इनके इतने बड़े बड़े गांव ही नहीं होते, इनके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर रहते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं। तो घर में तो रख लिया, घर से बाहर जब आप किसी को जानते नहीं तो किससे रखना है? वो तो मैं एक दिन किसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने जैसे ये लाइन लिखवाई, मैंने कहा कि भाई महिलाएं घर में ही रखती है, घर से बाहर नहीं रखती।
तो आगे कोई मैम बैठे तो उन्होंने कहा नहीं सर कैसे नहीं रखती, मैं रखती हूँ घूंघट और घर से बाहर ही रखने, घर से बाहर भी रखती हूँ, तो यहाँ तो नहीं कर रखा। इसका मतलब दो चीज है, या तो आप घर से बाहर नहीं रखते या मेरी शर्म नहीं करते। मैं 6 फीट 2 इंच का दाढ़ी वाला आदमी बैठा हूं, होना चाहिए कि मैं उधर से घुसते ही ओला खींचो आप। इतनी शर्म तो करो मेरी कम से कम। तो नहीं सर ये तो नहीं है, तो फिर इसका मतलब घर से बाहर नहीं रखे जाते। हाँ, तो घूंघट हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? घर में। घर से बाहर घूंघट ही। और अब तो घर में ही नहीं है जी, अब घर में ही कौन से घूंघट है? पहले घूंघट रखने पड़ते हैं सासू से, घूंघट रखना पड़ता देवर से, घूंघट रखना पड़ता ननद से, उनसे भी घूंघट रखने पड़ते, तब वाकई घूंघट वाला मतलब था। अब इनसे तो खत्म ही हो गए, सासू से नहीं, ननद से नहीं, देवर से नहीं, तो बचे किसके? ससुर और जेठ। वो बेचारे घर के अंदर आते नहीं, वो घर के बाहर रहते हैं। और घर के अंदर आए तो मिस कॉल दे के आते वैसे कोई मतलब नहीं कि भाई अंदर आकर कोई कर ले, वो भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या 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 बचा? और वैसे मुझे लगता है कि आप तो ससुर जेठ वाला समाप्त हो जाना चाहिए। कि पहली बात तो वो है, पतलो दुपट्टो तेरो मुंह दिखे, इतने पतले पतले घूंघट है कि उनसे चेहरा तो दिख रहा होता है। फिर मत कहता हूं ससुर जेठ से भी क्या घूंघट, पहले तो ससुर जेठ से क्या घूंघट, फिर अपनी बिना घूंघट की खुद की लगाई स्टेटस, ससुर जी ने सीन किया। रेलम पेड़ है, कोई लेना देना नहीं है, भ्रष्ट है दुनिया, भ्रष्ट है एकदम। फालतू की यूं ढकोसले हैं जी, जितने जल्दी टूट जाए उतने ठीक है। इसे शहरिया महिला अच्छी है, घर में रखना है, घर से बाहर किसी से भी रखना, यही होना चाहिए एकदम। आगे लिखो, दहेज प्रथा नहीं है। अब है ही नहीं कुछ तो देंगे कहां से दहेज? वाह क्या है, दहेज प्रथा नहीं है। लड़कियां राजी हो रही है, वाह दहेज प्रथा नहीं होती है। देयर इज नो डाउरी सिस्टम। तो ये कहीं नहीं होता, गांव में दहेज प्रथा होती नहीं है। को एक आधा नौकरी लगता है तब घर वाले यूं अड़ीकते हैं कि एक कोई 51,000 रुपए की स्प्लेंडर आ जाए है। बाकी तो गांव वालों में रिश्ते हो जैसे तैसे करके, कहां पैसे पड़े। और थोड़े दिनों में तो देखना गांव में देने पड़ेंगे दापा। क्या देने पड़ेंगे? वधु मूल्य। ये जब से गांव में बिहार से लानी शुरू की है, कहे के दायजे भाई साहब 5-5 लाख दे के लानी पड़ती है बाद में। तो आजकल ये दहेज प्रथा वाला ये सिस्टम सब यूं बकवास है। दहेज को जितना हवा बना रखा ना, वैसा कुछ होता ही नहीं। आसपास के सोसाइटी में, समाज में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक आधा लगता है कोई नौकरी, उसकी मम्मी बेचारी फिर करती है कि मार तो 2 हाथ को गहनो लेना है यार, हमारे तो ये लेना है वो लेना है। 5 में कोई एक आधा लगता है, उस वाली माँ भले ही कर ले। क्योंकि मेरा देखा हुआ है आसपास में क्या आता है क्या नहीं आता है। या घर में अपनी बहनों की भी शादी करते हैं तो कितना आग देते हैं कितना आग नहीं देते हैं। और फिर मेरा कभी और बताया होगा, दहेज के लिए गांव में तो मुझे हमेशा लगता है कि लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार लड़कियां हैं। सारी कहती है ओ चाहिए ओ चाहिए ओ चाहिए, सबकी सब। वो तो पहले हमारे एक सर पढ़ाया करते, वो हंसते ही थे। उन सर के दोस्त को डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर साहब की नई नई सगाई हुई। सगाई हुई डॉक्टर साहब के ससुर जी, डॉक्टर साहब की सगाई हुई तो अच्छी फार्म थी भाई सामने वाली। तो डॉक्टर साहब के ससुर जी ने दिन फोन किया डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब कहा कि वो हम ना आपको गिफ्ट के अंदर गाड़ी देना चाहते थे, तो आप तो बता दो कौन सी गाड़ी लेनी है और कलर वगैरह क्या लेना है, कहाँ से निकलवानी है गाड़ी, तो हम आपको गाड़ी दे देंगे। डॉक्टर साहब एकदम आदर्शवादी सिद्धांतों के सच्चे व्यक्ति। और डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, दिमाग खराब है आपका, क्या बात करते हैं आप, मैं पढ़ा लिखा आदमी, अब भी दहेज की बात करूंगा। उन ससुर जी ने कहा अरे दहेज कौन कह रहा है इसको, मैं मेरी बेटी गिफ्ट दे रहा हूँ, बेटी गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। और फिर आप न तो आपके माँ बाप ने कोई इसी प्रकार की डिमांड की है, ना आप डिमांड कर रहे हो, तो मैं मेरी मर्जी से दे रहा हूँ। ये तो मैंने पूछ लिया आपसे कि आपका बता दो, कल को हम कोई गाड़ी दे दे रहे, आपको पसंद ही ना हो, आप चलाओ ही ना उसको। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, देनी नहीं है गाड़ी, मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। ससुर जी ने वापस कहा कि कूल शाम तक सोच के बता देना, क्यों लोड लेते हो अपने इतना। डॉक्टर साहब ने कहा मैंने कह दिया ना, एक बार कहने के बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। ससुर जी ने कहा ठीक है भाई, फोन काट दिया। शाम को लड़की ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि मंगते तेरी वाली तनख्वाह से पूरी जिंदगी गाड़ी नहीं आएगी, पापा दे रहे थे, मना क्यों किया था दिन में। और सुने, पापा 10 लाख की तक दे रहे थे, जबकि इनके पास पैसे ज्यादा है, तू तो 20 की मांग। वापस फोन कर अपने। डॉक्टर साहब शाम को वापस फोन कर रहे हैं कि वो दिन में मैं नींद में था, ब्लैक ब्लैक स्कॉर्पियो ब्लैक,
ये बड़ा मॉडल थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। तो भाई साहब ये जैसा किताबों में दिखाया गया ना वैसा कुछ भी नहीं है, उसका अलग ही सिस्टम। और मैं तो इस दहेज प्रथा के भयंकर समर्थन में हूं, ऐसा होना ही चाहिए। और लड़कों मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपनी बहनों को भर भर के दहेज देना है, क्योंकि जिस दिन दहेज प्रथा समाप्त हो गई उस दिन जमीन के इतने मुकदमे होंगे जिसकी कोई हद नहीं है। उस दिन सारी की सारी बहनें जमीन में संपत्ति मांग लेगी। लड़कियां हकीकत में भोली है, बेहद भोली है लड़कियां। भाई मान लो हम दो भाई है, हमारे पास जमीन है 20 बीघा, तो 10 बीघा भाई के 10 बीघा मेरे। और यदि बहन मान लो हमारे एक बहन और बहन को संपत्ति देनी पड़े तो 7 बीघा बहन की और 7-7 बीघा हमारी। आप यकीन मानिए 7 बीघा के जो रुपए होते हैं ना, उतने दो भाई अपनी बहन को पूरी जिंदगी में नहीं दे पाएंगे, उस प्रॉपर्टी की जीती होती है। तो ये तो लड़कियों को हमने यूं राजी कर रखा है कि देखो हम आपको प्रॉपर्टी के बराबर क्या दे देंगे, दहेज। और वो भी एक साथ नहीं देंगे, प्रॉपर्टी भी पूरी एक साथ नहीं देंगे। पहले दहेज के रूप में तेरे को डाउन पेमेंट देंगे, फिर तेरे किस्तों में देंगे, तेरे टाबर होंगे तो थोड़ा सा दे देंगे, तेरी सासू मरेगी तो ही लाएंगे, ससुरा मरेगा तब और लाएंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होगे तब और देंगे। लड़कियां भली है, सीधी होगी, ठीक है भाई रे तुम्हारे पास जैसे हो थोड़ा थोड़ा। तो लड़कों जब तक लड़कियां सीधी है तब तक अपना काम चल रहा है। जिस दिन लड़कियां तेज हो गई और जिस दिन संपत्ति में हिस्से मांगने लग गई उस दिन इतने रेवेन्यू मुकदमे होंगे जिसके अंदर नहीं। अब गांव में केवल चाचा ताऊ के रेवेन्यू के मुकदमे, बाद में भुआ वाले होंगे, सारी आके बैठेगी लो हमें हिस्से दिए जाएं। और बच्चों का ननियाल जाना दूबर हो जाएगा, क्योंकि सबके मुकदमे होंगे, ननियाल कौन किसके जाएगा। इसलिए जब तक दहेज प्रथा है तब तक ननियाल है, जब तक दहेज प्रथा है तब तक किसी प्रकार के मुकदमे नहीं है। इसलिए आप तो बहन की शादी हो तो 2 बीघा जमीन बेचनी पड़े तो बेच के दिया करो, 5 तो बची। फालतू में यूं आदर्शवादी बातें नहीं करनी, दहेज बहुत गलत है, दहेज कहाँ है, पड़े कहाँ है दहेज, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ढकोसले हैं झूठे। आगे लिखो, युगल नृत्य नहीं किया जाता है, लुगाई मोटियार साथ में नहीं नाचते। लिखो, युगल नृत्य नहीं किया जाता, देयर इज नो कपल डांस। ये गांव में होता ही नहीं, ये वैसे भी नहीं होता, युगल नृत्य नहीं किया जाता, देयर इज नो कपल डांस। गांव में वैसे ही नाचने वाला काम केवल महिलाओं के पांती है, पुरुष वैसे भी नहीं नाचते। हाँ कभी बेचारा कोई 8 बजे के बाद नाच ले, उसको नाचना नहीं करता। कई बार गांव में आदमी 8 बजे के बाद नाच लेता है, उसको देखो नाचने की श्रेणी में ना लिया जाए। बाकी गांव में ये नाचने वाला काम महिलाओं को दिया हुआ है, महिला। तो ये अब जाके गांव में फिर थोड़ा सा खराब सिस्टम हुआ है कि डीजे आता लड़के नाच लेते हैं। पहले डॉक्टरों को भयंकर गुस्सा आता था कि भाई फिर यही काम कर ले, रुपए और उछाल देते हैं तेरे पे थोड़े, तो भाई नाच। तो आज भी गाँव में, मैं तो परिवार दादाजी ने है तो मेरे देखा हुआ है कि भाई बारात आई तो या बारात में कहीं गए तो वो जब तक साथ में डोकरे चल रहे हैं सीधे सीधे सावधान पोजीशन, एक भी नाच गया तो देख लो बाद। डीजे वीजे वाला है नहीं, वो बैंड बाजे वाले आते हैं उनके साथ वैसे भी नहीं नाचा जाए, सीधे सीधे गए जाके वापस आ जाए। कोई कपड़ों में सलवटे भी पड़ जाए कोई मजाल थोड़ी नहीं, नाचने वाचने वाले काम नहीं किए जाते। अभी युगल नृत्य तो अपने आप में ही समाप्ति हो जाता है। भाई गांव में सीधा सा है, महिलाएं अंदर पुरुष बाहर, तो अब युगल नृत्य हो ही नहीं सकता। ये तो शहरों में आके हमने देखा, अभी आपके सामने आएंगे बुआ और फूफा, अब आपके सामने आएंगे मामा और मामी, और मुझे ये और पता चला कि ये प्रैक्टिस और करते हैं, तो वो स्टेप और मिलाते हैं बाकायदा। अल्लाह रहम करे, इधर दुनिया अलग चल रही है, अपने कहीं खेल रहे हैं, ये और कहीं खेल रहे हैं। लिखो, पुरुषों द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है। पुरुषों को डांसर हथियार उतूर लेके डांस कर लेते हैं, शिकारी नृत्य। पुरुषों द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है, मैन परफॉर्म शिकारी डांस। पुरुषों द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है, मैन परफॉर्म शिकारी डांस। पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी नृत्य किया जाता है। श्राद्ध समझते हो क्या? श्राद्ध, भाई जो अपने पूर्वज चले गए उनको 16 दिन खाना खिलाते हैं। कितने दिन? पूरा श्राद्ध का पक्ष आता है नवरात्रों से ठीक पहले, आश्विन है ना, आगे पढ़ेंगे हम, त्योहार पढ़ेंगे तो आश्विन का पूरा महीना होता है, उसमें क्या चलते हैं अपने एक पक्ष में पूरे में क्या चलेंगे? श्राद्ध। 16 श्राद्ध आते हैं। कितने आते हैं? कौवों को भोजन करवाते है ना, और कौवों का तो वर्ल्ड कप है कि मतलब नॉर्मली कौवा इतना तेज जानवर होता है कि गांव में क्या खुले चूल्हे होते हैं, एकदम ओपन रसोई है, बाहर चूल्हा, रसोई तो नहीं, रसोई वाला चूल्हा अलग होता है, बाहर एक चूल्हा अलग होता है, आंगन में चूल्हा बना रखा होता है,
और मतलब मम्मी उस वहां पे रोटी बना रही है, यदि रोटी वाला टिफिन खुला रह गया तो कौवा झपट्टा मार के ले जाए। कौवा इतना तेज जानवर होता है, टाबर खा रहे होते बाद तो टाबरों हाथ से छीन के ले जाए। उसी कौवे को इन श्राद्ध वाले 16 दिन में छत के ऊपर जाके चूरमा खिलाते हैं, उसको बुलाते हैं बाकायदा, कागला आ चूरमा खा के जाता कि हमारे ऊपर जो पूर्वज बैठे उनको मिल जाए, और मरे नहीं आता। उल्टा कई बार यूं मंडराता हुआ था, मेन्यू देखता है कि अच्छा चूरमा चूरमा है नहीं, पड़ोसियों के तुम्हारे हलवा है, मैं उधर जाऊंगा। पर ये एक ऐसी जनजाति है इसमें श्राद्ध नहीं किया जाता। लिख लो, इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध इज नॉट कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध इज नॉट कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता है। एक को संस्कार करते हैं इस जनजाति में, संस्कार को बोलते हैं दारी। क्या बोलते हैं? लिखो, इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। लिख लो आप, मैं समझा दूंगा। धारी कस्टम इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। धारी कस्टम इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। है ना, वैसे तो ये अपने बाकी लोग भी करते हैं भाई, ये अपने, मैं बताता हूं क्या होता है। ऐसे किसी की भी डेथ हुई, अपने जला के आते हैं, तो होता वास्तव में ये है कि आपके नाखून और दांत जलते नहीं है ना, तो नाखून और दांत तीसरे दिन वहां से उठा के लाते हैं, राख उठा के लाते हैं। अपने कहते हैं फूल चुगना, फूल चुग के लाए, है ना, और उनको हरिद्वार में बहा के आ जाते हैं। गंगा जी में बहा दो तो पवित्र हो गया। जो चीज शरीर का प्रत्येक अंग जलना चाहिए, जो नहीं जल पाया उसको गंगा जी में बहा देंगे। हम ऐसा मानते हैं, तो राख लेके आते हैं, सिंबॉलिक रूप में राख बहा के आ जाते हैं। कई बार घरों में ऐसा किया जाता है कि राख लेके आते हैं, उसको आंगन के बीचों बीच रखते हैं और उसके ऊपर बर्तन लगा देते हैं। अगले दिन वो बर्तन उघाड़ के देखते हैं कि वहां पे कैसी धारियां हैं, कैसे चिन्ह बने हुए। यदि वहां पे चिन्ह बने हुए किसी पशु के, इसका मतलब व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनेगा? पशु। किसी पक्षी के मतलब व्यक्ति क्या बनेगा? पक्षी। किसी छोटे बच्चे के मतलब बन जाएगा मनुष्य। यदि चिन्ह नहीं है तो ये माना जाता है अब उसको अगला जन्म प्राप्त। हमेशा मानते हैं कि 84 लाख बार आदमी जन्म लेता है, उसके बाद उसे इस जन्म जन्मांतर का जो भी चक्र है, इसे क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। इसका मतलब उस बंदे का अगला जन्म नहीं। तो धारियां चेक करते हैं, तो धारी संस्कार किसी जनजाति में किया जाता है। जनजाति कौन सी है? शहर। कौन सी है? आगे सुन। चलो अगली जनजाति लिखो, ग्रासिया। अगले जनजाति लिखो, ग्रासिया। ग्रासिया बना है ग्रास शब्द से। कौन शब्द से बना है? ग्रास का मतलब होता है टुकड़ा। गासियो, रोटी वाले टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हो? ग्रासी तो बोलते हो, गासी तो बोलते हो। तो ये ग्रास है। तो ग्रासिया शब्द किससे बना है? ग्रास। ग्रास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ब्याह होते ही लड़का लड़की अलग रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। नो जॉइंट फैमिली, प्राइवेसी मैटर्स। लिखो, ग्रासिया शब्द ग्रास से बना है। वर्ड ग्रासिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रास। ग्रासिया शब्द ग्रास से बना है। वर्ड ग्रासिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रास, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस। जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस। जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस। नीचे लिखो, ग्रासिया जनजाति में संयुक्त परिवार या इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होती है। देयर इज नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होती है। देयर इज नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन दिस ट्राइब। अपने 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 डफलीर, अपना अपना राग, कोई पंचायती नहीं दूसरों। यूरोपियन मॉडल है पूरा। यूरोप में 16 साल का जैसे लड़का या लड़की कोई हो गया, माँ बाप का घर छोड़ देगा, उसके बाद वो माँ बाप के साथ नहीं रहेगा। पहली बात, माँ बाप ही साथ नहीं रखेंगे। आप 16 साल के हो गए, उसके बाद धक्का दे के बाहर निकालते हैं भाई साहब। बाहर जाओ, तू जाने तेरा काम जाने, भले पेट्रोल पंप पे जाके तेल भर, भले कोई पिज्जा बर्गर की दुकान में जाके डिलीवरी कर, हम तेरा न तो खर्चा भरेंगे ना तुझे घर पे रखेंगे। जहां तुझे रहना है वहां रह। तो बंदा खुद अपनी नौकरी करता है, तो हायर एजुकेशन की फीस सारे वहां बच्चे खुद जमा करवाते हैं, वहां माँ बाप नहीं देते फीस।
वहां बच्चा अपना काम करे, जो भी जॉब करनी है उसको जॉब करे और उसके साथ में अपनी फीस जमा करवाए। तू जाने तेरा काम जाने, अब तू हमारे साथ में नहीं रहेगा, हम तेरे शादी ब्याह की कोई भी टेंशन नहीं ले। उल्टा वो जब 16 साल का हो जाता है तो माँ बाप टेंशन लेते हैं खुद की शादी की, भाई एक और करनी है, तो वो अपनी टेंशन में रहते हैं कि भाई तू निकले तो बाद में हम अलग अलग हो, हमारा देखें जुगाड़ कहां किसके साथ रहना है बाद में। तो वो यूरोपियन मॉडल है, तो वैसा वैसा अपने कौन सी जनजाति में है, कोई जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम नहीं है। अपने अपने जाओ, ब्याह किया, ब्याह करने के बाद अब हमारा तुम्हारे से कोई भी लेना देना, ये क्यों अपने साउथ इंडिया में लगभग ये कल्चर आ गए, माँ बाप नहीं रहते साथ। आपकी शादी होगी भले पास पास के फ्लैट में रहेंगे, इधर वाले फ्लैट के अंदर लड़का लड़की रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, इधर वाले माँ बाप रह रहे हैं, साथ में नहीं, तुम तुम्हारे रहो हम हमारे रहे। ये अपना नॉर्थ इंडिया ही बचा हुआ इस प्रभाव के अंदर, तो थोड़े सालों में अपना ही होगा, अपनी अगली पीढ़ी तक जाते जाते आ जाएगा। टाबर आएंगे, वो 16 साल के होते हैं, कहेंगे टाटा बाय बाय, है ना। और मुझे तो बड़ा अजीब तो ये लगता है कि मतलब 150 साल बाद में जो टाबर होंगे इस बात में हंसेंगे कि हमारे जो मम्मी पापा थे ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ में रहते थे। कैसे अजीब लोग थे, कैसे रहते होंगे ना, 3 ही कमरे थे, 3 कमरों में कैसे इतने लोग रहते। उन बच्चों को बड़े अचंभे होंगे, इतने कम कमरे थे फिर भी जनसंख्या इतनी बड़ी इन लोगों की। तो आगे लिखो, मुख्य क्षेत्र लिखो। आबू और पिंडवाड़ा सिरोही में रहते हैं सबसे अधिक। बताए देखो सिरोही में क्या आंदोलन पड़ा था, पाली में रहते हैं, पाली में। उदयपुर में रहते हैं, गोगुंदा में। सिरोही में कहां रहते हैं बताओ देखे, आबू और पिंडवाड़ा। पाली में कहां रहते हैं, बाली। और उदयपुर में कहां रहते हैं, गोगुंदा। सिरोही में आबू और पिंडवाड़ा, पाली में बाली, उदयपुर में कहां रहते हैं। अच्छा, आबू के अंदर एक झील है, नक्की झील। नक्की झील नाम सुना होगा, तो नक्की झील इनका पवित्र स्थान। पवित्र स्थान कौन सा है, लिख लो, नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। लेक नक्कीज हॉली पैलेस, लेक नक्कीज हॉली पैलेस, नक्की झील पवित्र स्थान है, लेक नक्कीज हॉली पैलेस। मैं अभी आपको बता रहा था कि अपने अस्थियों का विसर्जन करने के लिए कहां जाते हैं, हरिद्वार। ये अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में कर देते। मृत्यु हुई किसी की, राख डाल के आए नहीं तो कहां डाल के जाएंगे, नक्की, लिख लो, नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। दे कंडक्ट इमर्जन ऑफ एसेज इन लेक नक्की। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। दे कंडक्ट इमर्जन ऑफ एसेज इन लेक नक्की। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। दे कंडक्ट इमर्जन ऑफ एसेज इन लेक नक्की। कंजर तो मोर को खा जाते हैं, ये मोर को भी पवित्र मानते हैं और सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। लिखो, मोर तथा सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। दे कंसिडर पीकॉक एंड व्हाइट एनिमल ऑस्पिशियस। मोर तथा सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। दे कंसिडर पीकॉक एंड व्हाइट एनिमल ऑस्पिशियस। मोर तथा सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। दे कंसिडर पीकॉक एंड व्हाइट एनिमल ऑस्पिशियस। शहरिया मैंने बताई थी 3 प्रकार की पंचायत, इनमें भी कितने प्रकार की पंचायत होती है, देख लो। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। कौन कौन सी मैं लिख रहा हूं, देखो। देखो, मोटी न्यात, नैन की न्यात,
न्यात तो गांव में जाति होंगी, जो पंचायत होती है उसको न्यात ही बोलते हैं कि फलानी जात की न्यात है, ये उन जात की न्यात है। और निचली न्यात, कौन कौन सी है बताओ। देखिए, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। क्या क्या नाम है? मोटी न्यात, नैन की न्यात। सुनना, देखो एक बात सुनना, मोटी न्यात के जो ग्रासिया होते हैं ना, जो इस न्यात के सदस्य होते हैं, उनको बोलते हैं बाबू और हैया। क्या कहते हैं? मतलब यदि कोई कहे कि मैं बाबू और हैया हूं, इसका मतलब वो कौन सी न्यात का ग्रासिया है? क्या बोलते हैं? बाबू और हैया। यदि कोई नैन की न्यात का ग्रासिया, उसको बोलते हैं माडेरिया। क्या बोलते हैं? मतलब कोई कहे कि मैं माडेरिया हूं, इसका मतलब वो कौन सी न्यात का है? और निचली न्यात वालों कुछ नहीं कहते, तुम ग्रासिया ही हो। मोटी नाथ की ग्रासिया क्या कहलाते हैं? बाबू और हैया। नैन की नाथ की ग्रासिया माडेरिया। उतार लो, हैया, बाबू और हैया। मोटी नाथ की ग्रासिया क्या कहलाते हैं? बाबू और हैया। और नैन की नाथ की ग्रासिया माडेरिया। तीन प्रकार की न्यात कौन कौन सी? मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली। मेले लिखो, मेले कौन कौन से लगते हैं? कोटेश्वर मेला, अंबाजी गुजरात में की जगह पड़ती है। ये आप सिरोही से ढलते ही अंबाजी आ जाएगा उधर। वो अबू देलवाड़ा के अपने नवासी गांव लेके गए थे ना, तभी अंबाजी ले गए थे अपने से, फिर अंबाजी वापस मिला ही नहीं अपने को। चैत्र विचित्र मेला, ये देलवाड़ा में, सिरोही में जगह पड़ती है देलवाड़ा। एक गणगौर का त्योहार तो सुना होगा। गणगौर के त्योहार के टाइम मेला लगता है, इसलिए मेले का नाम हो गया गणगौर मेला। सिरोही में एक गांव सुना हो तो आपने, सियावा सुना है क्या? कहां पड़ा? सियावा हत्याकांड है ना, 12 अप्रैल 1922। बालोली और भूला हत्याकांड 5 और 6 मई 1922। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात। चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा। और गणगौर मेला, गणगौर मेला इनका सबसे मुख्य मेला भाई, स्टार लगाना। इस मेले में खूब सारे ग्रासिया इकट्ठे होते हैं। इस मेले में आप गए, यदि आपको कोई पसंद आ गया या कोई पसंद आ गई तो उसको लेके भाग जाओ। भागना जरूरी है, बिना भागे ब्याह नहीं करते, है ना। लड़का लड़की दोनों भाग जाते हैं, 4-5 दिन बाद लड़का लड़की को लेके अपने घर पे आ जाता है। लड़की के घर वालों के पास समाचार भेज देते हैं, भाई आ गए हमारे घर पे। लड़की के घर वाले लड़के घर वालों पे पास जाते हैं। लड़के के घर वाले लड़के घर वालों को दापा दे देते हैं, पैसे पैसे दे दिया, अब आप साथ में रहो, अब अपने न्यारे हो जाओ, अलग घर बनाओ और अलग घर बना के रहो। तो प्रेम विवाह जिस मेले में किया जाता है, मेला कौन सा है? लिख लो। इस मेला में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। गणगौर मेले से तीर लगा के लिखो, इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। शादियां कई प्रकार की होती हैं, इनको लिखो, विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। मैं लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने बात करेंगे।
कौन कौन से प्रकार है बताओ देखिए? मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो, सेवा। दोबारा नाम बताओ। मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो, सेवा। मैं अर्थ बता दूंगा, आप उतार लो एक बार, सुन लो केवल, है ना, अर्थ सुन लो, लिखना नहीं कुछ, आगे सुन लो। पहला क्या लिखा हुआ है? कोई बीन बनता है तो देखना साफे में यहाँ पे मोड़ बांधते हैं। क्या बांधते हैं? दूल्हा मोड़ बांध के जाए, बारात लेके जाए, लड़की के साथ फेरे ले, लड़की के घर वाले दहेज दे, शादी करके वापस आ जाए, ऐसी जो शादी है वो कौन सी है? जैसे अपने बाकी लोग शादी करते हैं वो कि वो शादी यदि ग्राह्य करें तब उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह। सामान्य जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? मोर में। ताड़ने का मारवाड़ी भाषा मीनिंग होता है खींचना। ताड़ना मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को खींचते हो, कहते ताड़ लो, तो है ना ताड़। इसीलिए कपड़े वाली होती है तणी, कपड़े टांगने वाली क्या होती है? तो वास्तव में तनी हुई, खींची हुई होती है, झूलती थोड़ी है, खींची हुई रहती है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपने? तनी। तो ताड़ना, ताड़ने का मतलब क्या होता है? खींचना। लड़की के पैसे दे के लेके आओ, तो इसका मतलब भाई पंचायत बैठी, पंचायत में हमने जो पैसे दिए तेरे पैसे दे के लेके थे, दापा दे के लेके आओ, पैसे दे के लेके आओ, ताण के लेके आओ, इसलिए शादी क्या होगी? दूल्हा मोड़ बांध के जाए, सामान्य विवाह करके आए तब तो पैसे दे के लाए तो। पैरावणी मतलब होता है कपड़े, पैरावणी मतलब कपड़े दे के लड़की को लेके आ जाए तब कौन सी होगी? कोई शादी नहीं, कोई पैसे नहीं दिया, आपने 2 जोड़ी कपड़े दिए, लड़के वालों ने लड़के के साथ में लड़की को भेज दिया, वो शादी क्या कहलाएगी? मोड़ बांध के जाए, ब्याह करके लाए, पैसे दे के लाए, कपड़े दे के लाए। अच्छा, कई बार तो लड़के लड़की की शादी तय कर रखी थी, लड़की के पिताजी के पास में पैसे नहीं, उनके पास कुछ भी करने के लिए, कोई शादी विवाह का फंक्शन करने के लिए पैसे नहीं है, तो लड़की के पिताजी बिना किसी फंक्शन के अपनी लड़की को लड़के घर छोड़ के आ जाते हैं, लड़की को लड़के घर भेज देते हैं। भेजने को मारवाड़ी में कहते हैं मेलनो। क्या कहते हैं? मेलने के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो मेलने का मतलब होता है रखना। क्या होता है? मैं आपको पानी की बोतल लाओ, आप आगे सर पानी बोतल मेल दे, मतलब रख दे। एक मैं आपको को फोन करूं, मैं फोन करूंगा, अरे भाई वो मेरे नोट्स लेके गए थे, आपको सर काल मिल लूं मैं, या हमारे नोट्स मेल। तो मेलने का मतलब क्या होता है? भेजना। क्या होता है? तो लड़की के घर वाले बिना किसी शादी के लड़के के घर पे भेज दे लड़की को, वो क्या कहलाती है? दूल्हा मोड़ बांध के जाए, पैसे दे के लाए, कपड़े दे के लाए, बिना फंक्शन के लड़की को भेज दिया जाए, या बिना शादी के लड़की को भेज दिया जाए। कोई शादीशुदा महिला हो अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ जाके रहने लग जाए, पूरी छूट है, कोई कहीं जाके रह सकता है। कोई शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ दे किसी और के साथ रहने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि शादीशुदा महिला होती है तो बाद में बच्चे होते हैं उसके, इसलिए शादी का एक और नाम क्या है? कोई मम्मी जाके किसी के साथ रहने लग गई तो बाद में क्या हो गया? दूल्हा मोड़ बांध के जाहिर ब्याह करके लाए, पैसे दे के लाए, कपड़े दे के लाए, बिना शादी के भेजे। शादीशुदा महिला पति को छोड़कर, सेवा वाला और जोरदार है। कोई लड़की ज्यादा फूट रही हो और 4-5 लड़के आ जाए भाई हमें ब्याह करना है, तो घर वाले कहते हैं भाई थोड़े दिन हमारे काम करो, घर पे सेवा करो, है ना। तो अरे लड़कों तुम क्यों राजी हो रहे हो? ये तरीका लागू हो गया ना, सारे कुंवारे मर जाओगे। अच्छा, तो बाद में उसमें सीधा सा भाई एक बर्तन मांजेगा, है ना, एक कपड़े धोएगा, तू लकड़ियां काट के लेके आ, फिर कोई पसंद आ गया तो उससे ब्याह कर देते हैं, और पसंद नहीं आया तो पूरा बेच वॉश आउट है, वैकेंसी नए सिरे से आएगी। ऐसी जो भी शादी होती है उनको क्या बोलते हैं? बीच में एक मूवी आई थी, आपने पता नहीं देखी हो नहीं देखी हो, रमैया वस्तावैया। सेम कंसेप्ट है, और आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सेम कंसेप्ट है। आपने नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये वाला जो साइड है अपना, यहाँ पर सीधा सिस्टम है कि लड़की शादी के बाद ससुराल नहीं जाएगी, लड़का ही आएगा, और महिलाएं घर पे बैठी रहेगी, पुरुष ही सारे काम काज करेगा। पैसे टक्के का सारा हिसाब किसके पास में रहेगा? घर की बॉस कौन होगी? और पुरुष बॉस का स्वभाव अच्छे से जानता है, इसलिए बेचारा चुपचाप चुपचाप काम करता रहता है ना। कि नॉर्थ इंडिया वाले लड़कों, तुम्हें जो हंसी आ रही है ना, आप कभी नोटिस करना, भारत में, मैंने एक बार पहले भी बताया, कभी भारत में यदि आप नॉर्थ से साउथ जाते हो तो विमेन एम्पावरमेंट बढ़ता है। यदि आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो तो विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा। यदि आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो भी विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। क्या कारण है भाई ऐसा? इसका कारण है कि आप नॉर्थ से साउथ जब जाते हो तो इधर एजुकेशन ज्यादा है,
केरला साइड में जैसे जैसे बढ़ोगे एजुकेशन ज्यादा, और जहां एजुकेशन ज्यादा अभी वहां महिलाओं की स्थिति क्या हो गई? अच्छा, महिलाएं खुद इकोनॉमिकली साउंड हो गई। महिलाएं जब इकोनॉमिकली साउंड हुई तो अपने आप महिलाओं की स्थिति क्या हो गई? अच्छी। यदि आप वेस्ट से ईस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो ये अभी तक आदिवासी है। ये बेल्ट कैसा है? जनजातीय। जनजातियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है, साथ बैठ के शराब पीती है, दहेज प्रथा नहीं है। क्या ये महिलाओं की अच्छी स्थिति के प्रमाण नहीं है? तो आप इधर जाओगे तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है। इसका मतलब या तो वो व्यवस्था जिसमें मनुष्य आदिम तरीके से रहता था उसमें महिलाओं की स्थिति ठीक थी, या वो व्यवस्था जिसमें मनुष्य बहुत पढ़ लिख लेता है तब महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है। ये जो बीच वाला कचरा है ना, अपने वाला है ना, वो किधर का ही नहीं रहने दे रहा है। और अपने तो मुझे कई बार लगता है कि अपने यदि विकास हो भी रहा है ना महिला एम्पावरमेंट का, वो भी बड़ा विकृत तरीके से और बड़ा अजीब सा विकास है। साउथ इंडिया में एक महिला वैज्ञानिक है। साउथ इंडिया खूब सारी महिलाएं वैज्ञानिक मिलते, वैसे वैज्ञानिक सारे है ही साउथ इंडियन। आप किसी नॉर्थ इंडियन को कभी वैज्ञानिक नहीं देखोगे, है ना। अपने वालों का दिमाग अलग ही तरीके से चल रहा है। साउथ इंडिया वाले ही है वैज्ञानिक है, तो साउथ इंडिया वाले तो वहां महिला वैज्ञानिक मिल जाएगा। बट टेसी थॉमस है तो महिला है साउथ की साउथ की कोई महिला वैज्ञानिक है, इसरो में काम करती है। भारत का तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट साइंस का इसरो ही है, इससे बड़ा तो क्या होगा भाई, है ना। इसरो में काम करती है। पर फिर भी आप देखोगे वो टिपिकल अपनी कांजीवरम की साड़ी पहने हुए, बालों में बाकायदा गजरा लगाए हुए, और उस रूप में वहां पे अपने वैज्ञानिक रूप में काम करने के लिए चली जाएगी। उसे अपने कल्चर से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है नॉर्थ इंडिया में, ये और बड़ा अजीब सा हुआ। ये क्या, ये पुरुषों में, वहां पर आपको पुरुष भी मिल जाएंगे जो लुंगी और लुंगी बांधी हुई है। पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री बने, ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने, पर वो हमेशा उस लुंगी। वेंकैया नायडू ये बाकायदा आपके उपराष्ट्रपति थे, अपने वो लुंगी जो है वो बांध के घूमते रहते हैं, उन्हें इसमें कतई अजीब सा नहीं लगा। अपने नॉर्थ इंडिया में जैसे ही हम पढ़ते हैं सबसे पहले डी रूट होते हैं, सबसे पहले कल्चर छोड़ते हैं, और अपने लगता है यार पढ़े लिखे लोग फिर ये कपड़े नहीं पहनेंगे, पढ़े लिखे लोगों के कपड़े अलग से हैं। इसलिए अपने यदि विकास हो भी रहा है तो बड़ा विकृत तरीके का विकास है। साउथ इंडिया वालों ने ढंग से विकास किया तो वहां पर कल्चर छूट ही नहीं पाई। इसलिए आज भी उनके हीरो वगैरह को आप देख लोगे, साउथ वाले एक्टर को देख लोगे कि 1 महीने तक नंगा घूम रहा है। क्यों? कि त्रिपुटी बालाजी की बोल दिया। मुंडन करवा के एकदम रोडा मोडा होके घूम रहा है। क्यों? कि त्रिपुटी बालाजी के बाल कटवा के आ गया। अयप्पा के मंदिर में गए, वहां बाल कटवा के आ गए। अपने वालों का उल्टा है, अपने वाले यहां मंदिरों के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, भगवान के खिलाफ बुलवा लो, मंदिरों के खिलाफ बुलवा लो, क्योंकि विकृत तरीके की मानसिकता आ गई, ढंग से विकास कर ही नहीं पाए। अपने वाला वास्तव में कचरा है जो न तो इधर का बचा ना उधर का बचा। तो या तो जनजातीय समाज है उनमें महिलाओं की स्थिति अच्छी है, या जो पढ़े लिखे समाज है उनमें महिलाओं की स्थिति अच्छी। तो वो का वो यहां भी देखने को मिलता है। लव मैरिज का ज्यादा ट्रेंड का मतलब ही महिलाओं की स्थिति अच्छी है। लव मैरिज का सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि भाई महिला को अपना पति चुनने का या अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। जहां इस प्रकार के ट्रेंड नहीं है इसका मतलब वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। सीधा सीधा तो यही फंडा लागू होता है उस पर। इनके अंदर है, इनमें सीधा सीधा है कि आप जिसको जहां चाहो वहां रह सकते हो जाके। तो अपने कहते हैं भाई इनमें विमेन एम्पावरमेंट हो रखा है। साउथ के अंदर आपको इस प्रकार की चीजें मिलेगी तो वहां हो रखा है, आपको पूरा यूरोप में मिलेगा तो वहां हो रखा है। अपने धीरे धीरे होगा, जब होगा तब हो जाएगा। इसलिए जब तक नहीं हो तुम लड़के थे राजी मत हुआ करो, है ना। फालतू में तालियां बजा रहे हो यार। तो अपने ये सेवा वाला फंडा लागू कर दें तो सबको बर्तन मांजने पड़े, और बर्तन मंजा के लोग भगा दे, भग यहाँ से, अब नहीं करवाएंगे तुम्हारे से काम। तो दूल्हा मोड़ बांध के जाए, ब्याह करके आए तो, पैसे दे के लाए तो, कपड़े दे के लाए तो, बिना शादी के भेजे तो, शादीशुदा महिला किसी और के साथ रहे और घर पे काम करवा के छुट्टी कर दे तो कौन सा हो जाए। अच्छा, जहां जहां ग्रासिया रहते हैं ना वहां वहां भील रहते हैं। जिन क्षेत्रों में ग्रासिया उन क्षेत्रों में कौन है? देखो हमने पढ़ा भी था, एक ही आंदोलन दोनों पढ़ लो, दोनों में भील और ग्रासिया दोनों है। यदि कोई ग्रासिया पुरुष भील महिला से शादी कर ले, ग्रासिया पुरुष किससे शादी कर ले तो उनको बोलते हैं भील, उस परिवार को बोलेंगे भील ग्रासिया। क्या बोलेंगे? वैसा वर्षा इसका उल्टा हो जाए, यदि कोई ग्रासिया महिला किसी ग्रासिया पुरुष से शादी भील पुरुष से शादी कर ले तो उस परिवार को बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं? बताओ देखिए, ग्रासिया पुरुष भील महिला से कर ले तो, और ग्रासिया महिला भील पुरुष से कर ले तो। उतार लो, ऐसा कैसे उतार लोगे? समझ में आ जाएगी बात। ग्रासिया पुरुष भील महिला से शादी करे तो वो परिवार क्या कहलाएगा? भील ग्रासिया। और ग्रासिया महिला भील पुरुष से करे तो वो परिवार क्या कहलाएगा? गमेती ग्रासिया। उतार लो। ग्रासिया मैन और भील वुमन,
और दूसरे में ग्रासिया वीमन और भीलमैन। ये भी छुट्टी है, इंटरकास्ट भी कर लो आप, ग्रासिया भील में कर ले, भील ग्रासिया में कर ले। लिख लिया? अब लिखो नृत्य। डांस कौन कौन से किए जाते हैं? नृत्य, पहला लिखो वालर, वालर। आगे लिखो महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बोथ मेन एंड वीमेन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बोथ मेन एंड वीमेन जॉइन इट। विवाह के समय किया जाता है, इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के समय किया जाता है, इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज। अर्धवृत्त बनाते हैं, है ना? अंदर वाले वृत्त में नाचती है महिलाएं, बाहर वाले में कौन नाचता है? तो कोई पूछे भाई नृत्य करते समय कितने अवृत्त बनाए जाते हैं? तो कितने? 2। वो भी आधे, पूरे सेमी सर्किल बनते हैं, पूरे सर्किल नहीं बनते। लिखो नृत्य के दौरान 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। टू सेमी सर्किल्स आर मेड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। टू सेमी सर्किल्स आर मेड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। टू सेमी सर्किल्स आर मेड वाइल डांसिंग। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुरुष जो होते हैं वो हाथों में तलवार रखते हैं और छाता रखते हैं। डांस करते हैं हाथों में क्या रखते हैं? तलवार और, लिख लो, पुरुष हाथ में तलवार व छाता रखते हैं। मेन कीप स्वॉर्ड एंड अम्ब्रेला इन देयर हैंड्स। पुरुष हाथों में तलवार व छाता रखते हैं। मेन कीप स्वॉर्ड्स एंड अम्ब्रेला इन देयर हैंड्स। पुरुष हाथों में तलवार व छाता रखते हैं। हाथों में क्या रखते हैं? तलवार व। दूसरा डांस लिखो मांदल। मांदल खुद ही एक वाद्य यंत्र होता है। महिलाएं मांदल वाद्य यंत्र के साथ जो डांस करती है, डांस का नाम क्या हो गया? मांदल। लिख लो, महिलाएं मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाएं मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाएं मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला डांस लिखो लूर। कौन सा अगला डांस? लूर। लूर वास्तव में ग्रासियों का एक गोत्र होता है। ग्रासिया पूरी एक जनजाति है, उनका एक गोत्र होता है, उस गोत्र का नाम क्या है? लूर। ये जो लूर गोत्र की महिलाएं होती है, इनके द्वारा जो डांस किया जाता है वो डांस कौन सा है? लूर गोत्र की महिलाएं करती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? लिख लो, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस।
लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देर आर टू साइड्स ऑफ वीमन इन दिस डांस। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देर आर टू साइड्स ऑफ वीमन इन दिस डांस। लिख लो वर पक्ष तथा वधु पक्ष, ए और बी लगा के लिख लो। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। वर पक्ष तथा वधु पक्ष, टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। वर पक्ष और वर पक्ष की जो महिलाएं होती है वो वधु पक्ष से कहती है भाई आपकी लड़की हमें दे दी जाए। लिखो वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम। वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम। वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। अगला डांस लिखो कूद। अगला डांस कौन सा है? कूद। लिखो देखे, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्किल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्किल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्किल्स व्हाइल डांसिंग। दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप कहोगे सर ये तो वालर ही हो गया। वालर ही हो गया ना, सेम ऐसा ही वालर है कुछ, है ना। बस इतना सा अंतर है, दोनों में सेम ही है। वही महिला पुरुष है, अर्धवृत्त है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग है नहीं। वालर में धीमे धीमे अकेले सीधे सीधे नाचते रहते हैं, इसमें तालियां और बजाते हैं। यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। तो तालियां बजा बजा के कूद ले तब तो हो गया कूद, बिना तालियां बजाए कूद ले तो कौन सा आ गया? वालर। यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। अगला डांस लिखो जवारा। लिखो जवारा। कौन सा डांस है? होली का दहन समझते हो? होली का दहन आपने होली जला के आते हैं, सुन लो एक बार, 2-1 मिनट सुन लो बातें फिर लिख रहे हैं। होली का दहन के समय करते हैं। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाओं के हाथों में जवार होती है। महिलाओं के हाथों में क्या होती है? देखो आपने कभी नोटिस किया हो तो अपने गांव में जब होली जलाते हैं तब कई बार घरों से वो बाजरा गेहूं लेके जाते हैं, उसके अंदर से निकाल के लाते हैं। ये बस जवार निकाल के लाते हैं। उस आग के अंदर से जवार निकाल के लेके आ जाएंगे। जवार महिलाओं के हाथों में होती है, उसके चारों तरफ डांस कर लेते हैं। जवार लेके डांस करते हैं, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? अच्छा, कई बच्चों को ये लगता है कि सर होली के टाइम जवार होती नहीं है। जवार ऐसी फसल है जो 12 महीने होती है, बशर्ते पानी मिले। ऐसी फसल है जो 12 महीने होती है, यदि क्या मिले? पानी। सिरोही साइड में पानी ठीक है तो वहां होती है। लिखो, होलिका दहन के समय महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वीमेन ऑन फायर ऑफ होली। होलिका दहन के समय महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वीमेन ऑन फायर ऑफ होली। होलिका दहन के समय महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। विमेन कीप सोरगम्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। विमेन कीप सोरगम्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है।
लिखो मौर्य। मौर्य। शादी में बान बैठता है, अपने बान बैठना क्या मतलब होता है? बान बैठने का, शादी में बान बैठना कहते हैं, बान बैठ गया आज, क्या मतलब होता है उस? गणेश जी की स्थापना करना, वो गणपति स्थापना होती है। क्या होती है? तो उस गणपति स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा शादी के टाइम जो डांस किया जाता है उसका नाम क्या है? आदमी मौर्य बन जाता है। लिखो विवाह के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज, गणपति स्थापना के बाद, आफ्टर फाउंडेशन ऑफ गणपति, गणपति स्थापना के बाद, आफ्टर फाउंडेशन ऑफ गणपति, गणपति स्थापना के बाद, आफ्टर फाउंडेशन ऑफ गणपति, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। एक और लिखो, गौर। गौर। ज्यादातर ग्रासिया आबू वाले इलाके में रहते हैं। आबू वाले इलाके में गणगौर के टाइम महिला पुरुष जो डांस करते हैं उसका नाम क्या हो गया? गणगौर को गांव में गौर ही बोलते हैं। गौर आगी, है ना? लिखो आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। कितने डांस हो गए? नाम बोलो देखिए। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मौर्य। शुरुआत वाले दो के नाम बोलो केवल। वालर और मांदल। क्या क्या नाम है? क्या नाम है? वालर और अगले दो के बोलो। लूर, कूद। क्या नाम है? लूर और कूद। चारों के बोलो देखिए। वालर, मांदल, लूर। पहले दो कौन से? वालर, मांदल। बाद में दो लूर। लास्ट वाले तीन बोलो। जवारा, मौर्य, गौर। क्या नाम है? पहले दो वालर, मांदल, बाद में दो लूर, कूद, बाद में तीन जवारा, मौर्य। लास्ट वाले तीन कौन से? जवारा, मौर्य। सातों एक साथ बोलो देखिए। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मौर्य। याद हो जाएंगे? एक बार और बोलो देखिए। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा। पिछले में नहीं, उससे पिछले में क्वेश्चन था, लूर डांस कौन सी जनजाति करती है ना? केवल आपसे नाम पूछेंगे और कुछ ही नहीं पूछेंगे। ये आगे वाली बकवास मैंने ज्यादा लिखवा दी। आज से केवल वो प्री में कोई नाम पूछेंगे, लूर डांस कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, या इनमें से ग्रासिया जनजाति के डांस कौन कौन से, इस प्रकार के कोई सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है? अगली जनजाति लिखो, भील। भील शब्द बना है व्हील से, और व्हील का मतलब होता है तीर कमान। क्या मतलब होता है? इसका मतलब भील वह जनजाति है जो हमेशा अपने पास में क्या रखती है। और देखो अपने भीलों के मैंने आंदोलन भी बताए, तो मैंने बताए थे आपको कि मानगढ़ पहाड़ी पे भील तीर कमान लेके इकट्ठे हो गए थे। बताई थी बातें। लिखो भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील। भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील। भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील, जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। भील अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। लिखो भील राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। भील इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। भील राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। भील इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। भील राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है।
भील इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। भील राजस्थान क्या सबसे, भील राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, लिखो। भील राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। भील इज सेकंड मोस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। भील राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। भील इज सेकंड मोस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, सेकंड मोस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या है मीणा, 2 नंबर पे भील, 3 नंबर पे ग्रास्य। कौन कौन से, मीणा, भील, 1 2 3 नंबर लगा के लिख लो। 1 नंबर मीणा, 2 नंबर भील, 3 नंबर ग्रासिया। सबसे अधिक संख्या में कौन है, मीणा। दूसरे सबसे ज्यादा संख्या में कौन है, भील। और तीसरे ज्यादा संख्या में कौन है। अब कोई पूछे राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति बताइए, ग्रासिया। दूसरी बड़ी जनजाति बताइए, सबसे बड़ी जनजाति बताइए। इसलिए मेंस के सिलेबस में केवल 3 ही लिखी हुई है। मेंस वाला जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसमें 3 जनजातियां लिखी हुई है, मीणा, भील। तो कभी आप सिलेबस देखो, आप बोलोगे 3 ही क्यों दी, बाकी नहीं दी, कि बड़ी जनजातियां ये 3 ही अपने। कौन कौन सी, मीणा, भील और जेम्स टोड का नाम सुना होगा। जेम्स टोड इनको कहता है वन पुत्र। क्या कहता है भाई, वनों के अंदर रहते। मैंने परसों शुरू करवाया, तब भी मैंने कहा था कि जनजातियां वो है जिनका जीवन यापन किस पे डिपेंड करता था। तो उसने कहा वन के कोई पुत्र है तो वो कौन है, भील। देख लो, जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड भील्स सन ऑफ द फॉरेस्ट। जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड भील्स सन ऑफ द फॉरेस्ट। जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था। तबीयत खराब होगी, क्या हुआ, जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था, वन पुत्र कहा था। एक राइटर हुए जिनका नाम है विलियम रोने। क्या नाम राइटर का, विलियम रोने नाम करके एक राइटर हुए, जिन्होंने एक बुक लिखी, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखी थी, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा कि भीलों का मूल निवास स्थान मारवाड़ था। मूल निवास स्थान कौन सा था, कहने का मतलब है पहले लोग कहां रहते थे। ऐसा कौन कहता है, लिखो, विलियम रोने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विलियम रोने, विलियम रोने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विलियम रोने, मारवाड़ भीलों का मूल निवास स्थान था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स। कि ओरिजिन कहां से हुआ था इन लोगों का, मारवाड़ से। मारवाड़ भीलों का मूल निवास स्थान था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स। मारवाड़ भीलों का मूल निवास स्थान था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स। बुक का नाम लिख लो, विलियम रोने की पुस्तक लिख लो, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। विलियम रोने की पुस्तक का नाम लिख लो। क्या नाम बताओ, देखिए, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, क्या नाम बुक का। अब कोई मुख्य क्षेत्र इनका तो है उदयपुर। कौन सा है, लिख लो, मुख्य क्षेत्र बराबर उदयपुर। मेन एरिया बराबर उदयपुर। मुख्य क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर। अब सुनना, देखो, घर को बोलते हैं टापरा या कूह। क्या बोलते हैं, या तो कहते हैं टापरा, या क्या कहते हैं उसको, बस्ती कह दो, मोहल्ला कह दो, या कॉलोनी हो छोटी, तो उसको बोलते हैं फला। क्या बोलते हैं, और गांव को कहते हैं पाल। गांव हो बड़ा तो उसको क्या कहते हैं। तो गांव का सरपंच किसी को बनाना हो, गांव का जो हेड होगा, गांव का जो मुखिया होगा, गांव का जो प्रमुख होगा, उसको बोलेंगे पालवी या तदवी। क्या बोलते हैं, पालवी या तदवी। दोबारा बताओ, देखिए, घर को क्या कहते हैं, मोहल्ले को क्या कहते हैं, और गांव को क्या कहते हैं। गांव का जो प्रमुख हो और मुखिया जो होता है उसको बोलते हैं गमेती। क्या बोलते हैं। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रासिया महिला भील पुरुष से शादी कर ले तो परिवार गमेती ग्रासिया कहलाता है, बताया था। कुल देवता को बोलते हैं टोटम। जो क्लेंडाइटी है इनका कोई कुल देवता, उसको क्या बोलते हैं, लिखो, देखे, ऊपर से उतारो। घर को टापरा या कूह, मोहल्ले को इंग्लिश में कॉलोनी लिख लेना।
घर को क्या बोलते हैं? टापराया कु। मोहल्ले को क्या कहते हैं? फला। गांव को क्या कहते हैं? पाल। गांव का हेड, विलेज हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पालविया तत्व। और वैसे जो चीफ होता है इनका उसको क्या बोलते हैं? गमेति। और क्लाइंट डाइटी, कुल देवता जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टोटम। कुल देवता है क्लाइंट डाइटी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उतार लिया? दोबारा बताओ। देख, घर को क्या कहते हैं? तापराया कु। कॉलोनी को? विलेज को? विलेज हेड। टोटल बिलोंगा चीफ। और क्लाइंट डाइटी जो होता है। फिर भाई टोटम है क्या? भाई टोटम किसको मानते? तो इन्होंने कहा भाई टोटम हमारा भगवान है और उसका जो सिंबल है वो है पेड़ पौधे। टोटम का सिंबल किसको माना जाता है? तो पेड़ पौधों को टोटम का क्या मान लेते हैं? प्रतीक। लिखो, पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज ए सिंबल ऑफ टोटम। दे कंसिडर ट्रीज ए सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज ए सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज ए सिंबल ऑफ टोटम। किसको मानते हैं? तो जैसे अपने अग्नि को साक्षी मान के विवाह करते हैं, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं, ये पेड़ पौधों को साक्षी मान के विवाह मान कर लेते हैं। पेड़ पौधों के चारों तरफ क्या ले लेते हैं? फेरे। देख लो, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। साक्षी समझते हो ना? विटनेस, गवाह। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। ये जो विवाह होता है उसको बोलते हैं हाथी वेंडो। क्या बोलते हैं? ये जो पेड़ पौधों वाली शादी, इसको क्या कहा जाता है? लिख लो, इसे हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज हाथी वेंडो मैरिज। इसे हाथी वेंडो विवाह कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज हाथी वेंडो मैरिज। एक इनकी कोई माता जी है, बराड़ी माता। कौन सी माता जी है? ये शादी की देवी है। लिखो, बराड़ी माता बराबर विवाह की देवी। गॉडेज ऑफ मैरिज। गॉडेज ऑफ मैरिज, विवाह की माता। तो शादी की माता, विवाह की माता कौन सी है? बराड़ी माता। विवाह की देवी, विवाह की देवी लिखना भाई। विवाह की देवी किसे कहा जाता है? गॉडेज ऑफ मैरिज जो है वो किसको माना जाता है? बराड़ी। तो फिर दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। देखो, दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन लॉज। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता। हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। नहीं बना पाए, शादी कैंसिल। ऐसे पार नहीं पड़ेगा ऐसा। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का, हाँ, प्रैक्टिस करता है कोई दिन तक। हाँ, आगे लिखो, इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है, इसीलिए नहीं करते। टाबरों से बराड़ी माता कैसे बनेगी? लिखो, इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता। देयर इज नो चाइल्ड मैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है। देयर इज नो चाइल्ड मैरिज इन दिस ट्राइब। तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। लिख लो, तलाक बराबर छेड़ा फाड़ना, डाइवोर्स। तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना, डाइवोर्स। डाइवोर्स को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। पंचायत बुलाते हैं, पंचायत में दोनों आदमी लुगाई खड़े हो जाते हैं, भाई हमें एक दूसरे के साथ में रहना नहीं। तो व्यक्ति जो महिला होती है उसके साड़ी का पल्लू लेता है, एक साइड से थोड़ा सा फाड़ता है, उसमें सिक्का बांधते हैं, सिक्का बांध के गांठ लगा देते हैं। मतलब छेड़ा बांध दिया, छेड़ा फाड़ दिया, अब तू तेरे मैं, अपना आपस में कोई भी लेना देना। तो तलाक को क्या बोलते हैं? पर आपको तलाक लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ रहना चाहती है तो रह जाए, बिना तलाक लिए भी जाके रह सकती है। पर उसमें यह करना पड़ेगा कि जो दूसरे वाला आदमी है उसको उसके पहले वाले पति को रुपए देने पड़ेंगे। तलाक लेके जाए तब तो पैसे टकेगा, मतलब नहीं। पर यदि बिना तलाक के चली गई तो दूसरे वाला आदमी पहले वाला आदमी क्या देगा? रुपए। उनको बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं?
भाई वो कहेगा यार मेरे से झगड़ा करके गई है तो इसके बदले में मेरे को पैसे दे। लिखो झगड़ा, झगड़ा बराबर लिखो। यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, तो वह व्यक्ति देन दैट मैन, तो वह व्यक्ति देन दैट मैन उसके पूर्व पति को धन देता है। गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, उसके पूर्व पति को धन देता है। गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, उसके पूर्व पति को, मतलब विक्की कौशल दो रणबीर कपूर को, रणबीर कपूर दो सलमान खान को। लड़ाइयां होती है ज्यादा, लड़ाइयों में एक दूसरे को जब बुलाना होता है, रण घोष, रण का मतलब क्या हो गया लड़ाई, घोष का मतलब क्या हो गया घोषणा, तो एक चिल्लाते हैं जोर जोर से फायरे फायरे, क्या चिल्लाते हैं, अब ये जी फायरिंग है, पहले फायरिंग हो जाती तब भागते होंगे कि भाई फायरिंग हो गई, फायरिंग हो गई, फायरिंग क्या बन गई, एक लो रण घोष बराबर फायरे फायरे। आपके भी कोई लड़ाई हो जाए तो आप जोर जोर से क्या किया करो, फायरे फायरे, तो साथ वालों को पता चल जाएगा, भाग के आ जाएंगे। वॉर क्राई, रणघोष क्या कहलाता है, फायरे फायरे, हाँ फायरे फायरे, फायरिंग फायरिंग, फायरिंग हो गई फटाक फटक। अच्छा पहले अंग्रेजों की पुलिस जाती, हमने पढ़ा भी कि भीलों के इलाकों में अंग्रेजों की पुलिस गई, 1500 भील मारे गए, 1200 भील मारे गए, तो इनमें यूं अंग्रेजों के साथ भिड़न चलती रहती। अब पहले क्या, इनके इलाकों में जब पुलिस जाती है, जंगलों में रहते इलाकों में पुलिस जाती, तो पुलिस जाती घोड़ों पे बैठ के, भील पेड़ों पे इधर उधर रहते कहीं पे। यदि कोई भील किसी घुड़सवार को मार दे, किसको मार दे, कोई घुड़सवार कैवलरी सोल्जर है उसको मार दे, फिर वो भील एकदम परमवीर चक्र था, उसको उस वीर को बोलते पखरिया, क्या बोलते, लिखो। यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, इफ एनी भील किल्स कैवलरी सोल्जर, यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, इफ एनी भील किल्स कैवलरी सोल्जर, यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, इफ एनी भील किल्स कैवलरी सोल्जर, किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, तो उसे पखरिया कहा जाता है, तो उसे पखरिया कहा जाता है। देन ही इज कॉल्ड एज पखरिया, उसको मेडल मिलता है बाद में, तो उसे क्या कहा जाता है, पखरिया। अच्छा कबीलों कबीलों में आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर किसी का बंदा मार दिया तो उसके पैसे देने पड़ते हैं बाद में, रक्त मूल्य, क्या देना पड़ता है, ब्लड प्राइस, ब्लड मनी। और ये जो ब्लड मनी होती है इसको बोलते हैं मोताना, क्या बोलते हैं, मौत के बदले में जो पैसे दिए जाएं वो क्या हो जाएंगे बाद में, मोताना। ये तो मैंने बताई थी दिन पहले बात, जनजाति आंदोलन पढ़ रहे थे तब। भाई कबीलों में आपस में लड़ाई होगी, एक कबीले ने दूसरे कबीले का बंदा मार दिया, तो फिर वो कबीले वाले उसको क्या देंगे, पैसे, उसके मृत्यु के पैसे देंगे, मौत के पैसे लिए, इसलिए क्या बोलते हैं। ये जनजातियों की विशेषता ही होती थी। कबीला इस व्यवस्था जो भी होगी उनमें सीधा सिस्टम है कि या तो बेर लो, बंदा मारा है तो वापस क्या मारो उनका बंदा, या पैसे दो। तो सीधा है भाई, इस कबीले ने इस कबीले का बंदा मार दिया तो ये कबीले वाले इस कबीले का मार के ये कबीले वाले इनके पास जाएंगे, जा कहेंगे भाई या तो हम तुम्हारा बंदा मारेंगे वापस, या उसके बदले में क्या दे दी जाए, पैसे दे दिए जाए। तो ये पूछ लेते हैं बाद में भाई तुम्हारा आदमी कितने का था, तो उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपए लगेंगे। अरे पतला सा था, 40-40 हजार में मिल जाते हैं ऐसे तो। फिर फाइनली ऊंचा नीचा करके सिस्टम बिठा के 60,000 रुपए दे दो, तो बाद में कितने देने पड़े, 60,000। तो ये कबीलाई व्यवस्था होती है। कबीले जो भी होंगे उनके अंदर बेर की भावना होगी, और यदि बेर नहीं चुकाया जाए तो उसके बदले में क्या दिया जाए, पैसे, क्या दिया जाए। तो मैंने वो एक दिन पाकिस्तान वाली बात नहीं बताई थी आरमन सर, कि पाकिस्तान में अरब देशों में अभी तक ये ब्लड मनी वाला, अरब देशों में आज भी यदि आपने ब्लड मनी दे दी तो आपको किसी प्रकार की सजा नहीं होगी। अपने ये आके कॉर्नवालिस ने खत्म की थी, अपने जब तक अंग्रेज अधिकारी कॉर्नवालिस नहीं आया था तब तक अपने भी थी। भारत के अंदर ये व्यवस्था थी कि बंदा मार दो तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आप पैसे दे देते हो तो आपको सजा नहीं होगी, रक्त मूल्य। उसने आगे बंद किया था, उसने कहा ये क्या तरीका है,
किसी बंदे को दो ही प्रकार से मारा जा सकता है, या तुम्हारे भगवान या हमारे कानून। कैसे मार सकते हो? या तो भगवान, या तो कोर्ट कहेगी फांसी लगाओ तो लगाई जा सकती है, या कौन मार सकता है? भगवान। इसके अलावा किसी तीसरे को मारने का अधिकार नहीं है। और यदि किसी तीसरे ने मारा है, इसका मतलब कानून का पालन नहीं करता, तो भगवान जाने कब सजा देगा, कानून अभी देगा, पकड़ के लाओ। भले ही उसने सही के लिए मारा हो, लेकिन तो भी आपको पकड़ा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कि भाई ये पहले हमारे घर में एक बंदे को मार के गया तो हमने जाके मार दिया ना, ये आपके बंदे को मार के गया था तो उसको सजा देने का अधिकार किसको है? पुलिस को। आपको खुद को ये सजा देने का अधिकार, पुलिस कानून जो अपना काम करेगा वो कर लेगा। तो मैं जब पहली बार रसिया गया था तो वहां सर ने यहां से समझा के भेजा था कि आपका पहला फॉरेन टूर है, वहां पे जाते पकड़ेंगे और वो आपको कहेंगे भाई यहां क्यों आए, हो सकता है आपको वापस भेज दे। विदेश वाले बड़ा ध्यान रखते हैं, इंडियन का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखते हैं। उसमें ही जब बिना शादीशुदा जाते हैं उनका और ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इंडिया एक फैमिली वैल्यूज का देश है। फैमिली के साथ में कोई जाए या जिसके फैमिली हो, उसमें उनको लगता है कि ये वापस जा सकता है। सिंगल बंदे जब जाते हैं तो उनको लगता है कि ये यहाँ पे काम करने के लिए आया है, टूरिस्ट वीजा का नाम लिया है, टूरिस्ट वीजा तो 5-7 दिन का मिला, उसके बाद ये यहीं किसी होटल में बैठ के भांडे मांजने लग जाएगा और यहां से वापस जाएगा। तो उनको लगता है कि यार गलत तरीके से आते हैं, इसलिए इंडियन के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तुम थोड़ा ध्यान रखना, यदि तुम्हें पकड़ भी ले तो तुम डरना मत और आराम से जो पूछे उनके जवाब देना। तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं दिखना चाहिए, डर नहीं दिखेगा तुम्हें छोड़ देंगे, डर दिखा तो तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम ठीक है। वही हुआ, हम 4 जने थे, इमिग्रेशन वाली 4 लाइनों के अंदर अलग अलग लगे, हम 2 को पकड़ लिया। 2 को तो कहा जाओ, हम 2 को कहा तुम इधर आ जाओ साइड में। हालांकि मेरे तो जैसे ही उसने फोटो ले गई 2-4 बार यूं किया, मैं समझ गया अपने गए, अपने पकड़ा। और मुझे पहले से यूं अंदर चोर का मन में चानना, तो अपने मन में पहले ही था भाई अपने पकड़े जा सकते हैं। कारण था मेरे दाढ़ी बढ़ी हुई थी और मुझे सर ने कहा भी था कि तू दाढ़ी कटवा ले, पर मैंने कहा नहीं सर, फिर मैं कूल नहीं लगता सर ये मैं रखूंगा। तो हालांकि मैंने छोटी भी करवाई थी पर पड़ी थी। और पासपोर्ट में जो फोटो है ना उसमें दाढ़ी है ही नहीं, वो बिना दाढ़ी के। तो एक तो पासपोर्ट वाली फोटो मैच नहीं करे मेरे, और फिर वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई तो उनको थोड़ा अलग सा गेटअप लगता है। और फिर वो एक जो और थे उनको इसलिए पकड़ा कि उनके पासपोर्ट वाली फोटो में थे लंबे लंबे बाल और अब एकदम ही थे बाल। तो बाल वाला इतना भयंकर सिस्टम है कि बाल तो छोटे बड़े करते शक्ल चेंज हो जाती है। लंबे बाल थे, आपने अचानक छोटे बाल करवा लिए तो बाल शक्ल ही मैच होनी बंद हो जाती है। तो उन्होंने हम दोनों का इधर लेके आ जाओ। तो हम दोनों जैसे एक दूसरे से हमारी नजरें मिली, हम मुस्कुराए आपस में कि पकड़ लिया। अब हम दोनों यूं, एक टेबल सी थी, एक ओपन सा यूं एयरपोर्ट के ऊपर ही हॉल है, हॉल के अंदर लाके बिठा दिया एक टेबल पे। तो हमें यूं बिठा, इधर मुंह करके बिठाया। तो मैं जब बैठा तो मैंने नोटिस किया उधर मुंह करके एक बंदा और बैठा है, एकदम गोरा सा कोई आदमी था। तो मुझे लगा यार कोई होगा इधर का ही, कोई गोरा होगा जो उधर बैठा होगा। अब हम दोनों आपस में बैठे बैठे बात करें और एकदम टिपिकल हमारे वाले भाषा। मैंने कहा था वो देखो अब ना खुश रहना है। सर ने कहा था कि वहां पे यदि डर दिखाना तो वो आपको पकड़ लेंगे। और सर ने ये भी कहा था कि वो तुम्हें कहीं ले जाके बिठा देंगे, फिर कहीं ऑफिस में जाके कहीं पे कैमरों से चेक करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो अपने हंसो जोर जोर से, झूठा ही हंसो इधर उधर खुश रहने को से। तो अब हम अपने टिपिकल मारवाड़ी भाषा के अंदर बात करें और जोर जोर से हंसे। और वो मेरे कहे कि भैया यदि इन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया और वापस डिपोर्ट कर दिया दिल्ली तो क्या करेंगे। तो अब मैं उनको कहूंगी यदि दिल्ली भेज दिया ना तो अपना 7 दिन का टूर था, अपने 7 दिन दिल्ली के होटल में जाके बैठ जाएंगे और ये जो अंदर जा रहे हैं इनको सौगन खिलाएंगे यदि किसी को बता दिया हमें निकाल दिया ठीक है तो ठीक नहीं रहेगी। और इनको कहेंगे कि आप फोटो खींच खींच के भेजते रहो और हम एडिट कर करके लगाते रहेंगे। इतना एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर सीखते हैं, वो लगा देंगे ताकि लोगों को पता नहीं चलेगा कि अपने को बीच में भगा दिया था। वाह। और हम आपस में बात करेंगे भैया बेइज्जती तो जोरदार हो जाएगी यार, एकदम टिपिकली यूं भाषा में बात करें। तो वो जो उधर बंदा बैठा था उसने हम जैसे कोई 1-2 मिनट हमने बातें की आपस में, जोर जोर से हंसे यूं। इतने में उस बंदे ने हमारी तरफ देखे कहां से, तो मैं एकदम हो गया हिंदी बोल रहा आदमी। तो मैंने उसकी तरफ देखा इंडिया। उसने कहा इंडिया में कहां से, राजस्थान। राजस्थान में कहां से, वो जयपुर। उसने कहा नहीं तुम दोनों जयपुर की भाषा ही नहीं बोल रहे, तुम्हारी भाषा अलग है। तो वो साथ में बैठे उन्होंने जोधपुर एग्जैक्टली तुम जोधपुर के हो, उस साइड की भाषा बोल रहे हो। अब कोई बंदा इतनी डिटेलिंग पूछे इसका मतलब बंदा अपना है। तो मैंने हाथों हाथ पूछा कि भैया आप कहां से, कराची। तो भाई अपने राजस्थान, उधर सिंध बॉर्डर के, इधर राजस्थान है उधर क्या है सिंध। आज तारबंदी हुई है, पहले तो एक ही था तो भाषा तो दोनों की एक ही थी। तो सिंध वाली भाषा अपनी लगभग मिलती जुलती भाषा, इसलिए वो भाषा पकड़ गया है तो सिंध के साइड की भाषा। तो उसने कहा मैं तुम्हें 2 मिनट से नोटिस ही कर रहा था कि तुम यार भाषा तो हमारी साइड की बोल रहे हो। अब वो हमसे हथा ही लग गया। और क्या दूर मुल्क में किसी दूर देश के अंदर पाकिस्तान का भी मिले तो भला लगता है, हम लगता है यार पड़ोस का तो है यार कम से कम।
अच्छा अम्मा, हमने पूछा और यार भाईजान आपके साथ इधर कैसे बिठा दिया आपको? तो उसने कहा यार ये गोरे इतने बदमाश हैं, ये मेरे करे मैं आतंकवादी हूं, मैं आतंकवादी लगता हूं। और 4 घंटे से बिठा रखा है। अब वापस डिपोर्ट करेंगे। अब मैं ट्रेन फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ, फ्लाइट में वापस बिठा के वापस भेजेंगे मेरे को। और ये यहाँ नहीं रख रहे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे मेरे को। और तुम्हें क्या किया है? मगर यार भैया हमें तो पता नहीं यार, यहाँ लाके बिठा दिया। वो तुम्हें डिपोर्ट करेंगे, दिल्ली वाली फ्लाइट आएगी उसमें चढ़ा देंगे, देख लो दिल्ली की फ्लाइट कब आएगी। अब ऑर्डर लगे यार, भैया ऐसे थोड़ी करो। उसने कहा बहुत गंदे लोग हैं, ये गोरी मानसिकता के लोग हैं, अपने काले लोगों के साथ में ये अपने को हीन समझते हैं, इनको तो कुटेंगे कभी उधर आएंगे तो। अब वो मार काट ऐसी बातें करे बैठा बैठा वहां पे। यूं पूछते पूछते हमने नाम और पते, उसने पापा का नाम और दादाजी का नाम और क्या करते हो ऐसे और पूछे, थोड़े ने पूछ के कहा अरे एक बात बताओ, अब भी तुम्हारे राजस्थान में यदि तुम्हारे परिवार का कोई एक बंदा मार दे तो तुम क्या करते हो? वो पुलिस, हम पुलिस के पास जाते हैं। उसने कहा तुम्हारा खून पानी हो गया रे, तुम्हारे बडगों की औलाद नहीं हो। तुम्हारे बडगे जो थे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई आगे मार देता, एक तो जाके 2 मारते थे, और तुम पुलिस के पास जाते हो। जनाना लोगों, जनाना सारे के साथ। और मारना चाहिए, जाके 4 मार दो, थोड़ा बहुत अंदर यूं मर्दानगी रहनी चाहिए। और मार काट ऐसी बातें करे वो। एकदम चल चल उसके भगवान जाने क्या जी, मेरे सामने एक रशियन गार्ड खड़ा था, उसको कहा कम हियर। वो रशियन बेचारा आया, उसको कहे आके वी आर फ्रेंड्स हियर बट एनिमी देयर। यहां तो हम दोस्त हैं, वहां हम क्या है दोस्त। तो हम दोनों का दिमाग एक साथ काम किया। अचानक अरे ये तो मामला गड़बड़ होता जा रहा है। और हम दोनों ने आपस में हाथों हाथ बात की, आंखों आंखों में बात की। उस रशियन को कहा कि मैं वॉशरूम जाना, तो रशियन हमें वॉशरूम ले गया। तो वहां जाके हमने बात की कि दिलीप सर ने अपने को कहा था कि आपको किसी ओपन जगह ले जाके बिठाएंगे और अंदर से वॉच करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वॉच करने वालों ने यह भी ध्यान दिया होगा ना इतनी देर में कि एक जिस बंदे को आतंकवादी होने के आरोप में पिछले 10 मिनट से बिठा रखा था, ये उसके दोस्त कैसे हैं। इसका मतलब वहां से अलग अलग फ्लाइट में लोग आ रहे हैं और कल पूरे मॉस्को में धमाक धमाक धमाक, चारों तरफ मॉस्को में धमाके 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 बम बम फोड़ेंगे। और मैं तो पक्का ही लग रहा हूं, दिल्ली भेज दें तो कुछ ही नहीं है, यहां उल्टा लटका के नागा कर ले तो उसमें दिक्कत है। ये चमड़ी उतार लेंगे यार, कूटेंगे यहां पे पकड़ के अपने। तो मैंने कहा यार इसकी इस पाकिस्तानी के पास नहीं जाना यार, कहां बैठ गए अपने, क्यों अताई करने लग गए अपने को, अपनी वाली भाषा बोली तो मजे आने लगे थे उसके बाद। और ये तो मार काट की बात और कर रहा है, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, साइन तो समझ में आते हैं, अगर 1 मार देंगे 2 मार देंगे। इनको रशियन को गालियां निकाल रहा अपने सामने बैठा बैठा। तो हम दोनों इस बार तो साइड में आके खड़े हो गए, उसके पास हम गए नहीं, एकदम साइड में। उसने 1-2 बार आवाज लगे, तुमने इग्नोर मारा, मरने दे रहे नहीं जाए। फिर वो रशियन ने हमें तो दोनों अलग अलग कमरों में ले जाके अलग अलग पूछताछ करते हैं वो। तो उनके वो था कि भाई हम दिसंबर के महीने में रशिया गए, दिसंबर में रशिया इस दौरान थे हम, 22 दिसंबर को रशिया थे। 22 दिसंबर को रशिया में वो है रात ही रात होती, दिन नहीं होता, केवल रात, दिन उगता ही नहीं। वैसे ही दिन नहीं उगता इन दिनों के अंदर, उनके दिन जाके उगेगा 12-1 बजे के आसपास दिन उगेगा, 4 बजे थम जाएगा वापस, 4 बजे तक सूर्य ढल जाएगा, 4-5 घंटे का दिन होता है। तो हमें वो था, दिलीप सर ने कहा इन दिनों में जाओ, -18 डिग्री के टेम्परेचर, तो -18 के अंदर था। तो सर ने कहा यार गर्मी तो खूब ही देखी हुई है जिंदगी में, थोड़ा ठंड देख के और ढंग की। तो उसने हमें कहा कि यार पहली बात तो तुम ये बताओ कि तुम रसिया ही क्यों आए, और किसी देश क्यों नहीं गए, तुम्हारा पहला फॉरेन टूर है, तुम रसिया है। तो हमने कहा कि यार रसिया हमारा दोस्त है और कोई वीजा नहीं देता, तुम फटाफट वीजा दे देते हो, हमारे देश का फ्रेंडली व्यवहार है। और यार कब से दोस्त हैं अपने, तो राज कपूर मिथुन चक्रवर्ती के टाइम से दोस्त है। मुझे तो देखो हमारी फिल्मों में गाने होते हैं, सिर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और तुम्हें हमारे मिथुन के गाने आते हैं जिमी जिमी जिमी। उसने कहा आजा आजा आजा। वो मिथुन के बड़े फैन है, मतलब जैसे इंडियन देखेंगे आज जिमी 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 आजा आजा आजा। तो मिथुन, तो अब मैं 2-4 गाने सुनाए उसको राज कपूर के, जागते रहो, बूट पॉलिशन फिल्मों के नाम बताए। तो उसने कहा हाँ यार ये तो है, पर यार एक बात बता, तू दिसंबर में क्यों आया इधर, दिसंबर में हम हमारे घर से बाहर नहीं निकलते, तू घूमने आया। उसको वापस कहा कि यार हम जिस राजस्थान के अंदर रहते हैं वहां तावड़ा दा सनलाइट है ना, 55 डिग्री का ताप होता है भाई साहब, बाफण बढ़ जाती है बाफण। अब टूटी फूटी, न तो उसको अंग्रेजी आए, उसको रशियन आए ना, मेरे को आए अंग्रेजी। फिर वो टूटी फूटी अंग्रेजी, सनो 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 आइस आइस सनो, कई इधर समझा समझोगे। उसने फाइनल फिर सर ने कहा था कि रुपए रखना खूब सारे। उनको ये भी डाउट रहता है कि फकीर आते हैं बेटा इंडियन, अधनंगे आते हैं, पैसे तो होते नहीं इनके पास में, यहाँ आके कोई ना कोई जॉब लग जाएंगे, तो रुपए खूब सारे रखना। तो उसने मुझे फाइनली ये पूछा कि तुम्हारे पास रुपए कितने हैं। रुपए मेरे को सर ने कह रखा था कि जेब में सारे अलग अलग रखना, खूब सारे पैसे रखना। तो मैं डॉलर ही डॉलर पड़े थे, मैं रुपए की तो मैं लगा दूं ढेरी तुम।
रुपए भाई साहब, मैं रिच मैन हूं, रुपए मेरे पास खूब सारे। उसको खूब यूं शो ऑफ किया उसके सामने मैंने। फाइनली उसको बेचारे को, अब उसके कई देर ये नहीं समझ में आया कि तू रुपए कमाता कैसे है। तो मैंने उसको कहा मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं। तो उसको ये नहीं समझ आया कोचिंग क्या होती है, कि उनके कोचिंग। उसने कहा ट्यूशन। अरे मैं ट्यूशन नहीं यार, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। कोचिंग? कोचिंग किस बात की? क्या कोचिंग कराते हो? स्कूल में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो? नहीं, मैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करा। अब उसके सरकारी नौकरी नहीं समझ में है कि सरकारी नौकरी क्या आती है। पर फाइनली मैं उसको समझाने में कामयाब रहा, उसने हमें बाहर भेज दिया। मैं निकला, मेरे 2-1 मिनट बाद साथ वाले थे उनको निकाल दिया। हम जो वापस जा रहे थे पाकिस्तानी उधर ही बैठा। उस पाकिस्तानी ने वापस आवाज लगाया, मैं भाईजान। तो मैंने साथ वालों कहा कि देखना ही नहीं है पीछे, यदि देख लिया, इसने इतना ही कह दिया कि मकसद पूरा करके आना। मुझे तो पकड़ लिया गया है, लेकिन भाइयों अपने मकसद में किसी प्रकार की कमी, ये रशियन इतना बुरा कूटेंगे अपने को। तो मुझे उस दिन ये रक्त मूल्य और बैठे बैठे याद आया, जब उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बड़कों का खून नहीं है, तुम्हारा खून पानी है, और तुम्हारा एक बंदा मार दे तुम बदला नहीं लेते हो, एक बंदा मारे तुम्हें कितने मार देने चाहिए? 2 मार देने चाहिए। तो पहले यह था कि या तो बदले का बदला दिया जाए, या बदले क्या दिए जाए? पैसे। मौत के पैसे मिलते, इसलिए क्या बोलते? बहुत आगे बढ़ते हैं। सुनना, देखो मैंने तब भी बताया था इनके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। कौन सी होती है भाई? 2 साल यहां खेती करेंगे, फिर 2 साल इसको खाली छोड़ देंगे, फिर 2 साल यहां करेंगे, फिर इसको खाली छोड़ देंगे, फिर यहां करेंगे, आगे करेंगे। खेती को शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए कौन सी खेती होगी? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और इसको बोलते हैं वालरा। सुन लो आप, फिर एक साथ लिख लेना। क्या बोलते हैं इसको? अब ये जहां रहते हैं वहां पे पहाड़ ज्यादा है, यदि हिली एरिया के अंदर यही खेती करे, पहाड़ी भाग में खेती करे, तब तो बोलते हैं ची माता। क्या बोलते हैं? यदि पहाड़ी भाग में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करे तब तो क्या कहते हैं? और यदि समतल एरिया में करे तब बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? तो बिलों द्वारा किस प्रकार की खेती की जाती है? स्थानांतरित। उसे क्या बोलते हैं? वालरा। वालरा को यदि हिली एरिया में करे तब तो, और यदि प्लेन एरिया में करे तो दजिया। क्या कहते हैं? ऐसे उतार लोगे? पूरी लाइन लिखो, उतार लो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंग्लिश में लिखना भाई, शिफ्टिंग, शिफ्ट करते रहते हैं एग्रीकल्चर को। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, वालरा कहलाती है। इसे हिली एरिया में करे तो ये कहलाती है चीमाता, और समतल एरिया में करे तो कहलाती है दजिया। पहाड़ी भाग में करे तब तो क्या कहलाती है? चीमाता। और समतल भाग में करे तो क्या कहलाती है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। याद रहेगी? अच्छा, खेती का काम मिलजुल के कर लेते हैं, सामूहिक कार्य कर लेते हैं खेती का, उसको बोलते हैं हेलमो। क्या बोलते हैं? लिखो, सामूहिक कृषि कार्य। सामूहिक कृषि कार्य बराबर हेलमो। कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स। कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स, सामूहिक कृषि कार्य, कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स। सब लोग मिलजुल के खेत का काम कर ले, उसको क्या कहते हैं? चलो, ये भाई जैसे मेरे खेत में बाजरा है तो मेरे अड़ोसियों पड़ोसियों ने मेरे को कटवा दिया, मैं उनके कटवा के आ जाऊं। अपने पश्चिमी राजस्थान में होता है, गांव में कहते हैं लाश, शेखावाटी वाले तो कहते हैं लाश। तुम पश्चिमी राजस्थान वाले सह को है बोलते इसलिए तुम्हारे होगी ला, इसलिए गांव में कहते ला करी आज ला। और ये बाकायदा शेखावाटी वाले तो लाश बोलते हैं पूरा। और शाम को जब बंदा घर आ रहा होता है और कोई पूछ ले कहां गए थे, कि लाशिया गया। कहां गए थे? लाशिया। इसका मतलब है कि किसी के काम करवाने के लिए गए थे। फिर उसमें किसी प्रकार की मजदूरी नहीं दी जाती। दिन में तो आपको हलवा खिला दिया जाए, शाम को हाकम राजा का पहला दे दिया जाए, मजदूरी किसी भी प्रकार की। ग्रासियों में एक दो बात और लिखवा, मैं भूल गया बीच में। ग्रासियों में ये नहीं लिखवा ना, मुखिया को क्या कहते हैं ग्रासिया में? ग्रासिया, ग्रासिया। बड़सी अलग चीज होती है। बड़सी का मतलब है मैंने सिंगल ने जाके तेरे काम करवा दिया,
और तू मेरे करवा दे। ये अपने एक दूसरे के बीच का आदान प्रदान खूब सारे लोग करे, वो लाश है। ग्रासियो में नहीं बताया था, ये 3-4 पॉइंट है सीधे सीधे। सुनना, देखो इधर देखना, ग्रासिया में लिखना हेड या चीफ जो होता है, नहीं बताया था ना मैंने, इसको बोलते हैं सहलोत या पालवी। अरे ग्रासिया में तो खूब जगह पड़ी होगी, विवाह के आगे कुछ ही नहीं लिखवाया हुआ, सीधे सीधे नाम ही है, तो वहां लिख लो ना। मेरे अब दिमाग में आया कि यार ये नहीं बताया। सहलोत या पालवी। बरामदा या होल जो होता है ना, उसको बोलते हैं ओसरा। अनाज का भंडारण जो करते हैं, फूड ग्रेन स्टोरेज, अनाज भंडारण के लिए बड़ी बड़ी कोठियां सी बनाते हैं मिट्टी की, फूड ग्रेन स्टोरेज लिखना है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं सोहरी। सोहरी फूड ग्रेन स्टोरेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, सारे मिलजुल के रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, बाद में जिसको भी चाहिए वहां से रुपए ले लो। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको बोलते हैं हेल्दरू। कोई मर जाता तो पीछे अपने गांव में बनाते, चबूतरे छतरी बनवाते हैं। स्मारक मॉन्यूमेंट, किसी की स्मृति में जो बनाया जाए, उनको बोलते हैं हुरे। मॉन्यूमेंट, स्मारक को इंग्लिश में लिखना मॉन्यूमेंट। सहकारी समिति को लिखना कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम सब मान लो अपने क्लास में 1000 बच्चे हैं, सब ने 100-100 रुपए इकट्ठे कर लिए, जितने रुपए हो गए वो अपने पास रख लिए, फिर जिसको चाहिए वहां से रुपए ले लो। अनाज भंडारण लिखना फूड ग्रेन स्टोरेज। तो मुखिया को क्या बोलते हैं, सहलोतिया। बरामदेव क्या कहते हैं, अनाज भंडारण को, सहकारी समिति को, और स्मारक को लिखो भील जनजाति के नृत्य। भीलों में आओ वापस। मतलब तुम मेरे सामने ऐसा योग करोगे, मेरे सामने रजिस्टर बंद करोगे, करो देख। देखो भील जनजाति के नृत्य, डांसेज ऑफ भील ट्राइब, बोलो है क्या कहा। भील जनजाति के नृत्य पहला लिखो भाई, गेर। डांडिया देखा है, डांडिया गुजरात में इसको डांडिया बोलते हैं, शेखावाटी में इसको बोलते हैं गिंदड़। क्या बोलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ में इसी को बोलते हैं गेर। गुजरात में क्या बोलते हैं, डांडिया। शेखावाटी वाले क्या बोलते हैं, गिंदड़। मेवाड़ मारवाड़ वाले क्या बोलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ में फर्क है कि मेवाड़ में तो केवल भील करते हैं, मारवाड़ में सारे कर लेते हैं। आई बात समझो, लिख लो, लिखो मेवाड़ में, इन मेवाड़, वागड़ मेवाड़ एक ही बात। मेवाड़ में, इन मेवाड़ भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। भील पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है होली के समय। भील पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। मारवाड़ में सभी समाज के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। मारवाड़ में सभी समुदाय के पुरुष भाग लेते हैं। इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। वही डांडिया में गोल घेरे में डंडे टकराते हुए डांस होता है, सब लिख लो। गोल घेरे में पुरुष डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। गोल घेरे में, इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में, इन ए राउंड सर्किल, पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मेन कीप वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मेन कीप वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मेन कीप वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष एक कपड़े पहनते, फ्रॉक टाइप के से कपड़े होते हैं, उनको बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं, देखो, पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी।
पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। मुख्य के अंदर लिख लो। बाड़मेर में गांव पड़ता है कनाना। मेन सेंटर कनाना बाड़मेर। मुख्य केंद्र इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहां पर है? ज्यादा अच्छा डांस कहां पर होता है? कनाना। कनाना कहां पड़ता है? तो मुख्य केंद्र कनाना बाड़मेर। अब बाकी कल पढ़ेंगे।